अरे मेरे क्लास 8 के धुरंधरों, मैं हूँ आपका अपना सौरभ भैया। बाबू, एकदम लेटेस्ट वाले अपडेट के साथ फाइनली आ गई है आपकी नई नवेली 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका। आज हम अपनी इस नई बुक से इतिहास के सबसे भौकाली अध्याय 3 ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना का श्री गणेशा करेंगे। तो निकाल लो अपनी चकाचक अभ्यास पुस्तिका। चलिए मचाते हैं भौकाल। प्रश्न एक, किस व्यवस्था के अंतर्गत कंपनी के द्वारा राजाओं और तालुकेदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई? बाबू, अंग्रेजों को चाहिए थी बिना मेहनत की हर महीने फिक्स कमाई, तो उन्होंने भारत के राजाओं को एक परमानेंट टैक्स कलेक्टर वाली नौकरी दे दी कि तुम सबसे पैसा वसूल कर हमें दोगे। इसका सही जवाब ऑप्शन बी, अस्थाई बंदोबस्त। अंग्रेजों ने टैक्स को एकदम फिक्स करने के लिए ये व्यवस्था लागू की थी, जिसमें पुराने राजाओं और तालुकदारों को ही जमींदार बना दिया गया था। प्रश्न दो, महालवारी व्यवस्था में महाल शब्द का अर्थ था? लो भाई, महाल शब्द सुनकर आपको कोई बहुत बड़ा राजा का महल याद आ रहा होगा ना? लेकिन अंग्रेजों के इस लगान वाले सिस्टम में महाल का मतलब किसी बिल्डिंग से नहीं, बल्कि लोगों की भीड़ से था। सही जवाब, ग्राम समूह। महलवारी व्यवस्था में टैक्स किसी एक किसान से नहीं, बल्कि पूरे गांव के समूह से एक साथ वसूला जाता था, जिसे अंग्रेज अपनी भाषा में महाल कहते थे। प्रश्न तीन, भारत में नील उत्पादन के प्रमुख केंद्र थे? बाबू, सफेद कपड़ों में चमक लाने के लिए मम्मी जो नील डालती है ना, अंग्रेज उसी नीले रंग की खेती करवाकर लाखों कमाते थे। सोचो भारत में इसकी सबसे भयंकर वाली खेती कहाँ होती थी? सही जवाब है बंगाल, बिहार। अंग्रेजों ने बंगाल और बिहार की उपजाऊ जमीन को अपना अड्डा बनाया और वहां के किसानों को जबरदस्ती इस नील की खेती करवाई। प्रश्न चार, ब्रिटिश शासन में 1 बीघा की माप थी? लो भाई, गांव में आज भी दादाजी लोग जमीन को मीटर या फुट में नहीं, बल्कि बीघा में नापते हैं ना। लेकिन अंग्रेजों ने उस पुराने जमाने में इस 1 बीघा का असली साइज कितना होता था? सही जवाब है 1/3 एकड़। ब्रिटिश शासन में जमीन नापने के लिए बंगाल में 1 बीघा को 1 एकड़ जमीन का 1/3 हिस्सा माना जाता था। प्रश्न पांच, अस्थाई बंदोबस्त भू राजस्व व्यवस्था किस गवर्नर के कार्यकाल में लागू हुई? बाबू, वो कौन सा अंग्रेज बोस था जिसने टैक्स को हमेशा के लिए फिक्स करके जमींदारों को एकदम परमानेंट वाली मौज करा दी थी? सही जवाब है लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसी गवर्नर ने अस्थाई बंदोबस्त लागू किया था ताकि अंग्रेजों को बिना मेहनत किए हर महीने एकदम फिक्स पैसा मिलता रहे। प्रश्न 6 का ए, जमींदारों को कृषि भूमि पर भू राजस्व व्यवस्था में मालिक माना गया। लो भाई, वो कौन सी स्कीम थी जिसमें बेचारे किसानों की जमीन का असली मालिक जमींदार को बना दिया गया था? सही उत्तर है अस्थाई बंदोबस्त। डिब्बे में भर लो। अस्थाई बंदोबस्त में ही जमींदारों को जमीन का मालिक मानकर उन्हें किसानों से टैक्स वसूलने का एकदम परमानेंट ठेका दे दिया गया था। प्रश्न भी, होल्ट मैकेंजी द्वारा भू राजस्व व्यवस्था तैयार की गई थी। अब बाबू, अंग्रेजों के एक और खुराफती अफसर होल्ट मैकेंजी ने टैक्स वसूलने का एक नया ही सिस्टम बना डाला था। सही शब्द महालवारी। होल्ट मैकेंजी ने महालवारी व्यवस्था तैयार की थी, जिसमें किसी एक किसान से नहीं, बल्कि पूरी गांव से एक साथ टैक्स वसूला जाता था। प्रश्न सी, चंपारण आंदोलन के विरुद्ध हुआ था? बाबू, जब किसानों से जबरदस्ती नील की खेती करवाई गई, तो गांधी जी ने भयंकर आंदोलन किया था। पर वो आंदोलन किसके खिलाफ था? सही उत्तर, नील बगान मालिकों। बिहार का चंपारण आंदोलन उन कुल नील बगान मालिकों के खिलाफ हुआ था, जो किसानों पर भयंकर जुल्म करके उनसे नील उगवाते थे। प्रश्न डी, रेतवारी व्यवस्था
गवर्नर के समय लागू की गई थी। लो भाई, एक और अंग्रेज गवर्नर आ गया, जिसने कहा कि जमींदारों को हटाओ और सीधे किसानों से टैक्स लो। इसका सही जवाब थॉमस मुनेरो। सीधे किसानों से टैक्स लेने वाली ये रेतवारी व्यवस्था अंग्रेज गवर्नर थॉमस मुनरो के समय में पूरे जोरों शोरों से लागू की गई थी। प्रश्न ई, दक्षिण भारत में अस्थायी बंदोबस्त के स्थान पर तो राजस्व व्यवस्था लागू की गई। अब बाबू, जो सिस्टम बंगाल में चला वो साउथ इंडिया में फैल हो गया। तो अंग्रेजों ने वहां कौन सा नया जुगाड़ लगाया? सही उत्तर रेतवारी। दक्षिण भारत में जमींदार नहीं होते थे, इसलिए वहां अस्थायी बंदोबस्त को हटाकर सीधे किसानों वाली रेतवारी व्यवस्था लागू कर दी गई। प्रश्न 7, बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तुओं का मूल्य दोगुना क्यों हो गया था? बाबू, जब आपके पास अचानक से बहुत सारा पैसा आ जाए तो आप भयंकर वाली शॉपिंग करते हो ना। अंग्रेजों के साथ भी ऐसा ही हुआ। जब उन्हें बंगाल का खजाना मिला तो उन्होंने बाजार से सब कुछ खरीदना शुरू कर दिया। इसका उत्तर 1765 में दीवानी मिलने के बाद कंपनी बंगाल से मिलने वाले भारी राजस्व यानी टैक्स से ही भारत की चीजें खरीदने लगी, जिससे बाजार में डिमांड अचानक बढ़ गई और वस्तुओं का मूल्य दोगुना हो गया। एकदम चकाचक छाप लो। पहले अंग्रेज सोना चांदी देकर सामान लाते थे, लेकिन बंगाल का टैक्स हाथ लगते ही वो उसी पैसे से भारी मात्रा में भारतीय सामान खरीदने लगे, जिससे डिमांड बढ़ी और कीमतें डबल हो गई। प्रश्न 8, कंपनी द्वारा अस्थायी बंदोबस्त क्यों लागू किया गया था? लो भाई, अगर आपको हर महीने एकदम फिक्स पॉकेट मनी मिलने की गारंटी हो जाए तो कितनी शांति मिलेगी। अंग्रेजों को भी अपने खर्चे चलाने के लिए बस सही वाली फिक्स शांति चाहिए थी। इसका उत्तर, कंपनी ने अस्थायी बंदोबस्त इसलिए लागू किया ताकि उन्हें नियमित रूप से राजस्व की एक निश्चित राशि मिलती रहे और जमींदारों को कृषि में सुधार करने के लिए प्रोत्साहन मिले। अंग्रेज चाहते थे कि उनकी हर महीने की कमाई एकदम पक्की हो जाए और जमींदार भी अपनी जमीन को उपजाऊ बनाने में थोड़ा पैसा लगाए। इसलिए ये व्यवस्था लागू की गई। प्रश्न 9, बंगाल अर्थव्यवस्था के गहरे संकट में आने से किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा? अब बाबू, जब फसल बिल्कुल बर्बाद हो जाए और ऊपर से अंग्रेज भयंकर टैक्स मांगने लगे तो सोचो बेचारे किसान की क्या हालत होगी। खेती पूरी तरह से चौपट हो गई थी। उत्तर, अर्थव्यवस्था के भारी संकट में आने से किसानों का भयानक शोषण हुआ। वे अपना लगान नहीं चुका पा रहे थे, वे कर्ज में डूब गए और उन्हें मजबूरन अपनी जमीनें छोड़कर गांव से भागना पड़ा। अंग्रेजों के अत्याचार और भारी टैक्स के कारण बेचारे किसान पूरी तरह बर्बाद हो गए। खेती ठप पड़ गई और अपना पेट पालने के लिए उन्हें अपना घर बार छोड़कर भागना पड़ा। प्रश्न 10, अंग्रेज भारतीय किसानों को विभिन्न भागों में किस प्रकार की फसलें उगाने को मजबूर करते थे और क्यों? बाबू, सोचो आपको पिज्जा खाना है, लेकिन कोई जबरदस्ती करेला खिलाए। अंग्रेजों ने भी हमारे किसानों से अनाज छुड़वाकर डंडे के जोर पर वो फसलें उगवाई जो उन्हें यूरोप में मोटा मुनाफा देती थी। उत्तर, अंग्रेज किसानों को यूरोप की जरूरत के हिसाब से नकदी फसलें जैसे बंगाल में पटसन, असम में चाय, संयुक्त प्रांत में गन्ना और नील उगाने के लिए मजबूर करते थे, ताकि वे यूरोप के बाजारों में इन्हें बेचकर भारी मुनाफा कमा सके। अंग्रेजों को भारतीय किसानों के अनाज या खाने से कोई मतलब नहीं था। वो किसानों पर डंडा चलाकर सिर्फ नील, चाय और पटसन जैसी कमर्शियल फसलें उगवाते थे, ताकि यूरोप भेजकर वो अमीर बन सके। प्रश्न 11, नील तथा बोर्ड के पौधे में अंतर बताइए। बाबू, जैसे एक ओरिजिनल ब्रांडेड कपड़ा होता है और एक एकदम लोकल, बिल्कुल वैसे ही कपड़ों की रंगाई के लिए अपना नील एकदम ब्रांडेड था
और यूरोप वाला बोर्ड एकदम लोकल और फीका। उत्तर, नील का पौधा उष्णकटिबंधीय यानी गर्म इलाकों में उगता था और इससे बहुत चमकदार नीला रंग मिलता था, जबकि बोर्ड का पौधे ठंडे इलाकों में उगता था और इससे मिलने वाला रंग एकदम फीका और बेजान होता था। यूरोप वाले बोर्ड उगाते थे, पर उसका रंग एकदम बकवास था। इसलिए पूरी दुनिया में इंडिया के चमकदार नील की भयंकर वाली डिमांड थी और अंग्रेज इसी का फायदा उठाते थे। प्रश्न बारे नील की खेती के मुख्य दो तरीके कौन से थे? अब बाबू, बिजनेस करने के दो स्टाइल होते हैं। या तो अपनी खुद की जमीन पर काम करो या फिर दूसरों की जमीन किराए पर लेकर काम करवाओ। बस अंग्रेजों की नील वाली खेती के भी यही दो तरीके थे। उत्तर, भारत में नील की खेती के मुख्य दो तरीके थे। पहला नीज खेती और दूसरा रेती खेती। नीज खेती में बागान मालिक अपनी खुद की खरीदी हुई जमीन पर मजदूरों से नील उगवाते थे और रेती में वो सीधे किसानों से जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाकर खेती करवाते थे। प्रश्न 13, नील के व्यापार बढ़ाने के लिए अफसर और व्यावसायिक एजेंट किस प्रकार कार्य करने लगे थे? लो भाई, जब किसी बिजनेस में छप्पर फाड़ के प्रॉफिट दिखने लगे तो लोग अपनी पक्की नौकरी छोड़कर उसमें पैसा लगाने लगते हैं ना। अंग्रेज अफसरों ने भी लालच में आकर बिल्कुल यही किया। उत्तर, नील व्यापार में भारी मुनाफा देखकर ईस्ट इंडिया कंपनी के बहुत सारे अफसरों ने अपनी नौकरियां छोड़ दी और अपना पैसा नील के बागानों में लगा दिया। एजेंट किसानों को खेती के लिए एडवांस कर्ज यानी नगद पैसा देने लगे थे। नील में इतना अंधा पैसा था कि लालची अफसरों ने कंपनी छोड़कर खुद के बागान खोल लिए। वो भोले भाले किसानों को कर्जे के जाल में फंसाकर उनसे जबरदस्ती नील उगाने लगे। प्रश्न 14, महलबारी और रेतबारी भू राजस्व व्यवस्था में क्या अंतर था? बाबू, या तो क्लास का मॉनिटर सबसे पैसे इकट्ठे करके टीचर को दे या फिर टीचर हर बच्चे से खुद जाकर पैसे ले। बस अंग्रेजों का ये टैक्स वसूलने वाला सिस्टम भी बिल्कुल ऐसा ही था। उत्तर, महलबारी व्यवस्था में टैक्स इकट्ठा करके कंपनी को चुकाने का जिम्मा पूरे गांव के मुखिया को दे दिया गया था, जबकि रेतबारी व्यवस्था में बिना किसी बिचौलिए के सीधे किसानों से टैक्स वसूला जाता था। उत्तर भारत में महलबारी चली, जहां गांव का मुखिया टैक्स भरता था, और दक्षिण भारत में रेतबारी चली, जहां अंग्रेज सीधे किसानों से टैक्स लेते थे। प्रश्न 15, किसानों को नील की खेती करने में क्या मुख्य समस्याएं आ रही थी? बाबू, सोचो अगर कोई आपसे कहे कि अपने घर के सबसे अच्छे कमरे में कबाड़ भर दो, तो आपको कैसा लगेगा? नील की खेती भी किसानों के लिए बिल्कुल ऐसा ही कबाड़ थी। आइए देखते हैं क्यों। उत्तर, पहला पॉइंट, नील की खेती केवल सबसे उपजाऊ जमीन पर ही की जा सकती थी। दूसरा पॉइंट, नील के पौधे की जड़ें बहुत गहरी होती थी, जो मिट्टी की सारी ताकत सोख लेती थी। तीसरा, नील की कटाई के बाद उस जमीन पर धान की खेती नहीं की जा सकती थी। नील का पौधा जमीन की सारी उपजाऊ ताकत चूस लेता था, जिससे खेत एकदम बंजर हो जाते थे। ऊपर से अंग्रेज पैसे भी कोरियों के भाव देते थे, इसलिए बेचारे किसान इस खेती से भयंकर परेशान थे। प्रश्न 16, अंग्रेजों ने भारत में व्यावसायिक फसलों के उत्पादन के लिए जोर क्यों दिया? इसका भारतीय किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा? लो भाई, अंग्रेजों को हमारे खाने पीने से कोई मतलब नहीं था। उन्हें तो बस अपनी जेबें भरनी थी। इसलिए उन्होंने गेहूं चावल छुड़वा कर किसानों से जबरदस्ती वो चीजें उगवाई जो विदेशों में महंगी बिकती थी। उत्तर, अंग्रेजों ने यूरोप के कारखानों के लिए कच्चे माल की बढ़ती मांग को पूरा करने और बाजारों में बेचकर भारी मुनाफा कमाने के लिए भारत में व्यावसायिक फसलों के उत्पादन पर जोर दिया। इसका किसानों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा।
उन्हें अपनी उपजाऊ जमीन पर जबरदस्ती व्यावसायिक फसलें उगानी पड़ी, जिससे देश में अनाज की कमी हो गई। अंग्रेज ने अपने फायदे के लिए किसानों से जबरदस्ती कमर्शियल फसलें जैसे नील और चाय उगवाई। इससे देश में खाने वाले अनाज की कमी हो गई और हमारे भोले भाले किसान कर्ज और भुखमरी के भयंकर जाल में फंसकर बर्बाद हो गए। प्रश्न 17, यूरोपीय बाजार में भारतीय नील की मांग अधिक क्यों थी? बाबू, जैसे आजकल लोग आईफोन के दीवाने होते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही यूरोप के सारे कपड़े वाले हमारे इंडियन नील के पीछे पागल थे। आखिर अपना नील एकदम ओरिजिनल और झक्कास जो था। उत्तर, यूरोपीय बाजारों में भारतीय नील की मांग इसलिए अधिक थी क्योंकि भारतीय नील बहुत उच्च गुणवत्ता का होता था। इससे रंगे गए कपड़ों में बहुत चमकदार और गहरा नीला रंग आता था, जबकि यूरोप में मिलने वाले बोर्ड पौधे का रंग एकदम फीका और बेजान होता था। इटली, फ्रांस और ब्रिटेन के सारे कपड़ा व्यापारी सिर्फ अपना इंडियन नील मंगाते थे, क्योंकि इसके आगे यूरोप का लोकल रंग एकदम फैल था। इसलिए बाजार में अपनी भयंकर वाली डिमांड थी। प्रश्न 18, नील का उत्पादन कैसे होता था? समझाइए। लो भाई, खेत से निकला हरा हरा पौधा आखिर नीले रंग की टिक्की कैसे बन जाता है? चलो आज अंग्रेजों की फैक्ट्री में घुसकर नील बनाने की पूरी रेसिपी डिकोड करते हैं। उत्तर, नील के उत्पादन की प्रक्रिया इस प्रकार थी। पहला, कटाई के बाद नील के पौधे को कारखानों में मौजूद 3-4 बड़े हौदे में लाया जाता था। दूसरा, पहले हौदे में पत्तियों को गर्म पानी में कई घंटों तक डुबोकर उबाला जाता था। तीसरा, फिर इसी पानी को दूसरे हौद में डालकर लगातार हिलाया जाता और उसमें चूने का पानी मिलाया जाता था। चौथा, इससे नील के कण नीचे बैठ जाते थे, जिन्हें छानकर और सुखाकर बाजार में बेचने के लिए नील की टिकियां बना ली जाती थी। पहले पौधे को बड़े से टैंक में उबालना, फिर उसे मथना और चूना मिलाना। आखिर में जो गाढ़ा माल नीचे बैठता था, उसी को सुखाकर नील की चमकती हुई टिकियां बन जाती थी। लो बाबू, इसी के साथ हमने अध्याय 3 के सारे सवालों का एकदम धुआं-धुआं कर दिया है। अगर आज के इस ऐतिहासिक अखाड़े में मजा आया हो, तो वीडियो पर जल्दी से लाइक ठोको, अपने स्कूल वाली फ्रेंड के साथ इसे शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगले अखाड़े में। जय हिंद।